ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कि आपको बजट में क्या मिला और उस बजट की बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल बैठा हुआ है, उनकी भी राय जा रहे हैं, हर क्षेत्र से जुड़े लोगों की राय जान रहे हैं, राजनीतिक गलियारों की या व्यापारियों की, बाजार विशेषज्ञों की। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैनेजमेंट कमीशन which will look into various aspects of expenditure. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के पहले आम बजट को जनता के लिए लोक लुभावन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। I also propose to overhaul the subsidy regime including आम बजट के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा बजट में वित्त मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी पर खासा जोर दिया है। introduce fiscal prudence that will lead to fiscal consolidation and discipline. 4 राज्यों में एम्स, 5 IIT और 5 IIM जैसे इंस्टीट्यूट खोलने का भी ऐलान किया है। My government is committed to the principle of minimum government, maximum governance. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आम बजट से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्या मिला। मध्य प्रदेश में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में IIT की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अरुण जेटली ने 4 नए एम्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 4 नए एम्स आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के विदर्भ और पूर्वांचल में खुलेंगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में IIM खुलेंगे। जम्मू कश्मीर, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल में IIT खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। Their next generation has a hunger to use the... तो आपको हमने बताया अपने इस रिपोर्ट में किस तरह से क्या क्या तोहफे सरकार की तरफ से दिए गए हैं। वित्त मंत्री के पिटारे में क्या कुछ खास रहा, कौन सी चीजें थी जो महंगी रही और कौन सी चीजें थी जो सस्ती हुई हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे इंदौर का। जय शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम मेहमान उनके साथ बैठे हैं। चर्चा है कि आखिर बजट कैसा लगा। जय, हम चाहेंगे कि आप मेहमानों से एक बार रूबरू फिर से हो और जाने उनकी नजर में बजट कैसा है। इस मुद्दे पे नहीं आते। पयोधी, मैं सबसे पहले जयनागपाल जी के पास जाऊंगा। जो टैक्स से संबंधित प्रश्न रहेगा कि इस बजट को किस तरह से लेते हैं, क्या मानते हैं कि टैक्स के लिए कितना अच्छा रहा है ये पूरा बजट जो रहा पूरा? देखिए, ये जो अभी बजट पेश किया है भाजपा सरकार ने, ये पूरा बजट इकोनॉमी को बूस्टअप करने वाला बजट है। व्यापारी जगत से GST की डिमांड बहुत समय से की जा रही थी ताकि एक रोड मैप आए, उसके लिए अरुण जेटली जी ने उसको सहमति प्रदान करी। शीघ्र ही इसके ऊपर एक पूरा रोड मैप जारी करने वाला है। इसके अलावा टैक्सेशन को लेकर एक गवर्नमेंट का अघोषित रूल बन गया था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा SSC के फेवर में कोई डिसीजन आता था तो सरकार उसको पलट देती थी। अरुण जेटली जी ने ये भरोसा दिलाया उद्योग जगत को कि आज की वर्तमान सरकार इस बजट के बाद कोई भी पुरानी तारीख से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी टैक्सेशन रूल्स नहीं लाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में आश्वासन है उद्योग जगत को भी, क्योंकि उसका प्रॉफिट ही मेन है। प्रॉफिट के ऊपर बाद में टैक्स लगा देगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को ये बूस्ट करेगा। इसके अलावा सेविंग्स को प्रमोशन करने के लिए NSE और KVPs को उन्होंने रिप्रोमोट करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। इसके अलावा 6 डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के लिए भी उन्होंने कहा है जो नए सेटअप किए जाएंगे, ताकि जो डेब्ट को लेकर रिकवरी डिस्प्यूट सिस्टम को जल्दी रिसॉल्व किया जाए। इसके अलावा 5,000 करोड़ का फंड है जो कि अनक्लेम्ड है सरकार के पास। आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ पिछली सरकारों ने। इन्होंने दिया है कि हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी और वो जो डिसीजन लेगी उस डिसीजन और डायरेक्शन से उस 5,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन नेशनल हित में किया जाएगा। तो निश्चित रूप से अजय जी, आपसे जानना चाहूंगा इस पूरे बजट को लेकर आपका एक जो पूरा व्यू है क्या रहा? क्या आम का बजट है या खास का बजट है या फिर व्यापारी वर्ग को पूरा ध्यान दिया गया है इसमें? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि सारी चीजों का मद्देनजर रखा जाए तो बड़ा सीधा सा नतीजा सामने आता है कि बजट तो खास के लिए बनाया गया और इसे खास का बजट ही कहा जाएगा। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए उस देश की न्याय व्यवस्था का सुचारू रूप से चलना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि ये अच्छी तरह जानते हुए हमारे वित्त मंत्री एक बड़े अच्छे वकील एक जमाने में, आज भी उतने अच्छे रहे होंगे लेकिन आज वित्त मंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ एलोकेशन ऑफ फंड्स न्यायालय को बढ़ाने के लिए और नए जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए होना बहुत जरूरी था, जो कि नहीं कर पाए हैं। ये इस मुद्दे पर बिल्कुल उनका विचार शायद नहीं गया, शायद उनका ख्याल नहीं गया, और गया है तो उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है कि न्याय व्यवस्था को, न्याय प्रणाली को कोई बूस्ट मिले, जो कि बहुत जरूरी है आज हमारे देश की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए।
दिव्या जी आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से एफडीआई को लेकर एक कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड में है, आप ये कह सकते हैं, जिस तरह बीमा और सुरक्षा क्षेत्र में एफडीआई का जो प्राइवेट निवेश है उसके लिए क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बजट आया है उसका? नहीं, एफडीआई का आना कुछ क्षेत्रों में हमने पहले से भी वेलकम करा था, वो अभी भी स्वागत करते हैं उस चीज का। देखिए, उसको एफडीआई में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमने ये कहा है कि वो जितने हम, जैसे मान लीजिए हेलीकॉप्टर्स खरीदते थे, मान लीजिए हम टैंक्स खरीदते थे, वो टैंक्स अब हम वहां से पूरे का पूरा टैंक नहीं खरीदेंगे, कुछ पार्ट्स खरीद के, लेकिन वो टैंक्स, वो हेलीकॉप्टर्स, वो एरोप्लेन्स हम अब यहाँ देश में ही बनाएंगे। उसके कारण जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का निर्माण होगा, जो जॉब्स मिलेंगी, वो सारे के सारे जॉब्स अब यहाँ पे होंगी। इसके कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एक दूरगामी सोच, एक विजन, एक विजनरी बजट के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो उसको मैं उस तरह से मानती हूँ। एक विजनरी बजट है, ना ये आम का बजट है, ना ये खास का बजट है, लेकिन ये बजट है उस नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव पे लाने का और एक विजनरी इंसान का, ताकि देश जो अभी तक लड़खड़ाते हुए चल रहा था उसको एक सीधी पटरी मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, एक राह मिल जाए, जिस राह पे वो प्रगति की तरफ दौड़ना शुरू करे। योगेश जी, आप कितने सहमत हैं जिस तरह से अरुण जेटली का ये पूरा बजट आया? देखिए, एफडीआई रक्षा के क्षेत्र में मैं इसको बहुत खतरनाक घटना मानता हूं और भारत के लिए असुरक्षा का पहला ये चेतावनी है। यह सुरक्षा के मामले में हम किसी न किसी तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में परतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। हम विदेशी गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे जैसे एफडीआई के विदेशी विनिवेश हम पर हावी होता जाएगा, जैसे जैसे उनकी प्रणालियां हम पर विकसित प्रणालियों का हम उनकी अधीनता को स्वीकार करते जाएंगे। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दिव्या जी को, प्लीज मैम, दिव्या बोलेंगे कि हम पराधीनता की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले बोर्ड से लेकर शुरू करें। देखिए, आप वो सौदा था, आप अभी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और सौदे में बहुत अंतर होता है। देखिए, आप सुनिए दिव्या जी, मेरी बात मुझे कहना दीजिए। एफडीआई के बारे में पवन बंसल जी को लेकर जब आप पहले विरोध किया करते थे और आज उसका समर्थन कर रहे हैं, आप रक्षा मामलों में भी आप एफडीआई भी लेकर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई निजीकरण इन्होंने किया। रेलवे बजट में आपने देखा, रेलवे में जिस तरीके से निजीकरण को दावत दी गई है। आप एक गरीबों का रथ था, एक गरीबों की गाड़ी थी, उस गाड़ी में भी आप निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये असुरक्षा, मैं टैक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जय, आएंगे आपके पास, जय आपके पास दोबारा रुक करेंगे, लेकिन बात करेंगे दीपक विजयवर्गीय साहब से। दीपक साहब, जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने सवाल पूछा जयप्रकाश ने कि एफडीआई को लेकर जो आप विरोध कर रहे थे, आपने रिटेल में विरोध किया, लेकिन आप उस एफडीआई को डिफेंस में लाना चाहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिफेंस में आप कैसे एफडीआई को लाकर फायदा कर सकते हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, कॉम्पिटिशन की बात हो रही थी, कॉम्पिटिशन की बात, जहां पर कॉम्पिटिशन होगा एफडीआई वहीं कारगर साबित होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल इन क्षेत्रों में एफडीआई की विरोधी रही है जिनसे यहाँ के रोजगार को फर्क पड़ता है। तो जहां तक देश की बात है, तो हमारे यहाँ रिटेल सेक्टर में जो किराना का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एफडीआई ना आए, इसका हम हमेशा से विरोध करते रहे हैं। लेकिन जहां तक दूसरे क्षेत्रों की बात है, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे इंश्योरेंस की बात हो, चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज की बात हो, एनर्जी की बात हो, हर सेक्टर में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी आए। क्योंकि देखिए, एक बात देखेंगे आप, 125 करोड़ का देश है, लेकिन 80 करोड़ लोग आज भी अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि इस देश के डेवलपमेंट के लिए इतनी पूंजी की जरूरत है, वो पूंजी हमारे पास नहीं है। जब पूंजी हमारे पास नहीं है, निश्चित तौर पर हमको विदेशों से आमंत्रित करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर हमको पूंजी को आमंत्रित करने के लिए उनको बेहतर टर्म्स देनी होंगी, और इसीलिए हमने चाहे इंश्योरेंस का सेक्टर हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, उसको आमंत्रित किया है। आपने ये बात कही, ठीक है, लेकिन रेल बजट में आपने रेलवे में भी एफडीआई की बात कही है। दीपक विजयवर्गीय साहब, रेल मंत्रालय पे जितना कर्ज है, आप एफडीआई कैसे मैनेज कर पाएंगे? उसमें क्या कर्ज नहीं उतारना आपको? देखिए, रेलवे में हमने एफडीआई उन सेक्टर्स के लिए कहा है जहां पर रेलवे की मौजूदा परियोजनाओं या जो बड़ी योजनाएं हैं उनके लिए पैसा नहीं है। अगर कुछ काम ऐसे हैं जो हम अगले 10 सालों तक खुद की दम पर नहीं कर सकते हैं और उसमें एफडीआई आता है, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो फिर आप एफडीआई को लेकर विरोध क्यों कर रहे थे? भले ही आप रिटेल में ना ला रहे हो, आपने बात कर दी है डिफेंस में लाने की, आप रेलवे में लाने की बात विरोध नहीं किया। पयोधी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ,
पयोधी जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की पक्षधर है, लेकिन हमने रिटेल सेक्टर में एफडीआई का विरोध किया है ताकि इस देश के 5 करोड़ लोग जो रिटेल सेक्टर पर आश्रित हैं, उनके रोजगार को कोई खतरा पैदा ना हो। ठीक है, दुबे साहब बहुत देर से बजट पढ़ रहे हैं और सुबह से सुना भी होगा, कुछ बात अच्छी लगी है क्या? देखिए जयप्रकाश जी, मैं कुछ चीजों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। दीपक विजयवर्गीय जी ने कहा कि हमने एफडीआई का विरोध नहीं किया, तो बताना चाहता हूं हाल ही में चिदम्बरम जी ने जब हाउस में बार बार रिक्वेस्ट की तो सुषमा जी और अरुण जेटली साहब मानने को तैयार नहीं थे। इंश्योरेंस सेक्टर में हम 49% करना चाहते थे, ये बातें रिकॉर्ड पर है हाउस की, अगर आप डिबेट निकाल कर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। नहीं, ये विरोध करते रहे हैं, ऐसा नहीं है, दीपक जी गलत कह रहे हैं। 49% जी, हम केवल रिटेल में विरोध करते रहे हैं, इसके अलावा हम हर समय पूंजी को आमंत्रित करना चाहते हैं, बिना उसके डेवलपमेंट संभव नहीं है। ये तो स्वदेशी के नाम पर देश तक बंद कराया है इन्होंने, इस बात में सच्चाई नहीं है। मैं 2-3 चीजों पर बात प्रकाश डालना चाहता हूं। ये अरुण जेटली जी ने स्वयं कहा था कि 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए इस स्लैब की सीमा। ये पिछली बार उन्होंने ऑफिशियली मीडिया में आकर कहा, जब उनका समय आया तो वो 2.5 लाख कर दिया उन्होंने। मैं बताना चाहता हूं, जीएसटी पर आपने बात की तो 2 राज्य थे देश में, गुजरात और मध्य प्रदेश, जिन्होंने खूब दृढ़ता से जीएसटी का विरोध किया है, नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान ने। ये रिकॉर्ड पर बातें हैं। और अब जब उनकी सरकार आती है तो कहते हैं कि जीएसटी, राघव जी ने आप ही के स्टूडियो में बैठकर ये कहा था कि हम जीएसटी की मुखालिफत करते हैं, किसी भी सूरत में जीएसटी को लागू नहीं होने देंगे। मैं बताना चाहता हूं, अभी मनिया जी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो दुर्भाग्य इस देश का जो निर्भया का फंड हमने क्रिएट किया था उसमें 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखते हैं, और मोदी जी क्या मूर्ति लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन करते हैं। अनफॉर्चुनेट बात है ये जी। तो मुझको आपके पास वापस आऊंगी आदित्य जैन साहब के पास जी। टच एंड रन की बात कही, वो भी सुन रहे हैं, उनसे जवाब लेंगे आपकी बात का। आदित्य साहब, आपका रिएक्शन। इनको दिक्कत यह है कि मूर्ति इंदिरा गांधी जी की क्यों नहीं लगी, राजीव गांधी जी क्यों नहीं लगी, सरदार पटेल की क्यों लगी? विजयवर्गीय साहब, आपसे भी आपका जवाब लूंगी। आदित्य साहब, आपका रिएक्शन, अभय साहब की बात पर आपका रिएक्शन। नहीं, अभय साहब देखिए, अभय साहब तो जो आंकड़ों की बात करते हो, हर चीज का विरोध करना इनको आता है। जहाँ मैं ऐसा नहीं मानता कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लग रही, उस पर 200 करोड़ रुपए दिया है तो वो एक ऐतिहासिक चीज है, को बढ़ावा दूसरा एफडीआई की बात करी, गंगा में जहाज चलने वाला नजर करिए इस बजट में। मुद्दों से भटक जाते हैं। आपको ये पूछा गया है, तैयार नहीं हुआ, आपको ये पूछा गया कि आपको बजट में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपको वो बताना चाहिए। आप क्या है, बात को, मुद्दे को भटका देते हैं। आपके पास आंकड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कौन सी चाहिए चीज में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, बता दीजिए। इस बजट में पहली बार को चिंता की गई है। देखिए सबसे पहली बात है, इस देश में जो बिजली घर हैं देश भर के, उनकी सबकी प्रोडक्टिविटी दुनिया के एवरेज से देखेंगे तो कम है। पहली बार इस देश में इस बात की चिंता हुई है, एनर्जी सेक्टर को रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरी बात, सरकार के खर्चों के ऊपर बहुत बात होती है, कई दशकों से बात हो रही है। इस सरकार ने पहली बार चिंता की है कि हम एक्सपेंडिचर के ऊपर कमीशन बैठाने जा रहे हैं और 6 महीने के भीतर बताएंगे कि कहां कटौती की जरूरत है। आप बिल्कुल। इसके अलावा तीसरी बात, जिन राज्यों में हमारी सरकार रही है, हमने 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है और हम सारे देश में अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा पेयजल के लिए हमने लगातार जितना कांग्रेस से डिमांड। विजयवर्गीय साहब, आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मसला ये नहीं है, आप लोग अपने अपने पेपर में अपनी अपनी योजनाएं लिखकर आए हैं। मसला ये है ही नहीं कि आपने कितना किया और आप क्या करने वाले हैं। मसला ये है कि जो बात कही गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। जनता चाहती है वो वादे जमीनी स्तर पर पूरे हो। आपके पास वापस आएंगे और यही दरख्वास्त होगी कि अब अभय साहब आपसे भी, कि आप इस बजट को दोबारा ना पढ़ें, इसमें जो आपको अच्छा लगा या जो आपको गलत लगा आप सीधा तौर पे वो बात रखें। इंदौर चलेंगे। जय, आपने सुना तमाम मेहमान जो अपनी राय रख रहे हैं, वहां पर जो मेहमान मौजूद हैं वो भी सुन रहे होंगे। अब उन लोगों का क्या कहना है। एफडीआई जो मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर, हालांकि विरोध होता आया है बीजेपी में, इसका विनिवेश को लेकर भी लगातार बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती रही है, और अब इस तरह का कदम उठाना, क्या राय है वहां पर?
यदि हम यहाँ पर जय हाडिया जी से जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी हमेशा से एफडीआई को लेकर विरोध का सिलसिला जारी रखा था, जिस तरह से निवेश हुआ उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, क्या मानते हैं आप? एफडीआई पे इन्होंने 15 दिन पहले सरकार ने चलने दी, अब उसी को एडॉप्ट कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की नीतियों को एडॉप्ट कर रहे हैं। पहले तो वित्त मंत्री खुद वकील है, वित्त मंत्री अच्छे हैं, जैसे ही बजट पेश करा उसी समय निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिरे। तो ये कैसा बजट कि पेश करते गिर गए? उसके बाद जो इस देश की 80% जनता किसान कहलाती है, उसके लिए केवल एक चीज दे रहे हैं कि किसानों को लोन आसान देंगे। आसान क्या होता है? तो सब्सिडी दो, कम ब्याज पे पैसा दो, आसान क्या होता है? सब्सिडी के नाम पे किसानों के साथ छल करा है इन्होंने, पूरी देश के साथ अच्छे दिन ला दिए इन लोगों ने। जय नागपाल जी, आपका रिएक्शन क्या रहेगा इस पर, जिस तरह से एफडीआई मुद्दे पर पूरा? उससे पहले मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा। एग्रीकल्चर को लेकर जो जयजीन बोला, उसके अलावा मैं इसमें दो चीजें और जोड़ूंगा कि 100 करोड़ रुपीज कम्युनिटी रेडियो को अलॉटमेंट करा है। कम्युनिटी रेडियो वो चीज है जो कि रूरल एरिया में ही काम करती है, पर्टिकुलर किसी चीज को अपग्रेड करने के लिए। इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग स्कीम को उन्होंने लॉन्च करा है कि हर एरिया की अपनी जमीन का एक नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से वहाँ खेती की जानी चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक फंड का एलोकेशन कराए। तो मेरे को लगता है एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रोविजनिंग करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एफडीआई की जहां तक बात है, एफडीआई का 49% इन्वेस्टमेंट जो अलाउंस है वो ओनली टूवर्ड्स फॉर ओरिएंटेशन इन जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो, दैट्स व्हाई वहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के पावर्स 51% होते हैं। तो कहीं ना कहीं एफडीआई का जो विरोध था, मेरे को नहीं लगता कि उतना बड़ा इशू है जितना कांग्रेस को पता है। अजय बागड़िया जी, आपसे इसी एफडीआई मुद्दे पर आपका रिएक्शन? देखिए, एफडीआई को जहां तक बाकी का सवाल था, इतना ज्यादा फर्क देश को नहीं पड़ता है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप एफडीआई को परमिट करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एंट्री अगर आप इंश्योरेंस और डिफेंस सेक्टर में परमिट करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन करा था कि इंश्योरेंस सेक्टर रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर है और इंडिजिनस सेक्टर ही रहने दिया जाए, उसे एक्सक्लूसिवली इंडिया के जुरिस्डिक्शन में ही रखा जाए तो बेहतर। तो डिफेंस सेक्टर पे तो मैं एग्री करूंगा योगेश भाई से, जैसे उन्होंने कहा कि डिफेंस में तो किसी भी तरह का इंटरवेंशन टेक्निकली जरूर, दिव्या मैडम ने उनको समझाया कि भाई पहले जैसे हम पूरा टैंक लेते थे, अब टैंक के पार्ट्स लेंगे। नेट रिजल्ट ये कि कहीं ना कहीं आप इंटरवेंशन परमिट जरूर कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का डिफेंस के मामले में जब इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन आपकी बॉर्डर पर है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इतना ज्यादा रैम्पेंट है, वो चाइना से हो, वो पाकिस्तान से हो या कहीं भी और से, तो इन परिस्थितियों में एफडीआई की परमिशन इन दो सेक्टर्स पे तो कतई नहीं दी जानी चाहिए। इसमें बड़ा फर्म ओपिनियन है मेरा। देखिए जी, आपसे जानना चाहूंगा, पूरे बजट में कई अच्छाइयां हैं, कई खामियां भी हैं, लेकिन एफडीआई मुद्दे पर किस तरह से आप लोग बैकफुट पे आ रहे हैं, इस पर क्या कहना आपका? बिल्कुल कहीं कोई बैकफुट नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मनमोहन सिंह सरकार जो थी वो कहती जरूर रही कि हम इन्वेस्टमेंट चाहेंगे, एफडीआई चाहेंगे, लेकिन वो कभी उसको क्रियान्वित नहीं कर पाई। और नहीं कर पाने का कारण अब वो ठीकरा जो है वो बीजेपी पर ठोक रही है। जय भैया, मुझे बोल लेने दीजिए पहले। दूसरी बात ये कि जैसे अभी नागपाल जी ने बताया कि बहुत अच्छा तरीके से 49% को आप समझें, 49% इज ओनली फॉर जॉब्स, ओनली टू क्रिएट जॉब्स। 51% का कंट्रोल अभी भी हमारे पास में है। तो उसको अगर आप नजर से देखें तो ये देखिएगा कि हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एफडीआई को ओपन कर रहे हैं। उसका एक ही मकसद है जॉब्स, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो ये बात जय साहब ने अभी कही थी कि हम किसानों को बजट, आसान का क्या मतलब होता है? आसान का मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारा जो अनावश्यक पेपर वर्क इन्वॉल्व होता था, जो किसानों को एक जॉब से एक बैंक से दूसरे बैंक भटकना पड़ता था, एक विंडो से मल्टी विंडो भटकना पड़ता था, वो सब अब नहीं होगा। उसको कहते हैं आसान करना। वो आसानी हो जाती है, किसान जब बोझ कम हो लेकिन उसको फायदा ज्यादा मिले, इसको बोलते हैं विजनरी बजट। मानते हैं आप ये सरलीकरण है कहीं ना कहीं? देखिए, सरलीकरण नहीं है, ये सिर्फ छलावा है। आसान का अर्थ होता है कि आप डायरेक्ट 7% से 5.5% पर लिया है। मनमोहन सिंह सरकार की नीतियां और जो हमारे द्वारा यूपीए सरकार की तरफ से लागू की गई थी, आज कई नीतियों का ये परिपालन कर रहे हैं। और आज भी इनके शब्द सिर्फ मनमोहन सिंह सरकार के बारे में सोचने के अलावा कुछ आपकी नहीं। टीम का वक्त खत्म हो गया। जय, इतना ही वक्त था आपकी टीम को देने के लिए हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया जय। तमाम मेहमानों की बात आपने रखवाई, हमारे जो इंदौर से तमाम मेहमान जुड़े। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं कि आपके बजट के लिए क्या फायदेमंद रहा है इस बजट में और क्या आपके लिए नुकसान है और क्या कुछ नई सौगात दी है। ब्रेक के उस पार लगातार जारी रहेगा।